चलिए शुरू करते हैं क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। और आज हम आर्टिकल की क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसके अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का मैं जिक्र करूंगा। ज़्यादातर अब बातें डेफिनेट आर्टिकल मीन्स दा की रहेंगी। ए और एन के बारे में कुछ बातें हैं वो भी शामिल कर ली जाएंगी। फिलहाल जो अभी तक पढ़ाया गया है उसके ऊपर एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, द टीचर आस्क्ड मी। अब ज़रूर आपके दिमाग में जब आप सीख चुके हो तो उसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट होना लाजिमी है। जैसे सर क्या यहाँ सभी अध्यापकों की बात चल रही है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सारे अध्यापकों ने पूछा या कोई एक अध्यापक है वैसी? तो पूरी जाति अगर होती तो द गलत होता, बताया था आपको। लेकिन ये सही है, कोई एक अध्यापक है ख़ास, उसी की बात चल रही है तो सही है वो। अध्यापक ने मुझसे पूछा हु हैड इन्वेंटेड, और लगा देंगे यहाँ द, क्योंकि जब किसी उपकरण को जिसका आविष्कार किसने कब कैसे किया, आविष्कार की बात चले तो द लगाना ज़रूरी है। उस उपकरण से पहले आंसर लगा देंगे द। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन शी सा ए बेबी क्राइंग, जब उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। मदर इन हर, फॉर्मूला तैयार है हमारे लिए, क्या लगा देंगे हम यहाँ द। द का यूज़ करेंगे आप मदर से पहले। उसके अंदर की ममता जो थी वो चिल्ला उठी, मतलब वो उसे बचाने के लिए, छुपाने के लिए तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिज एल्डर ब्रदर वाज वॉचिंग द टेलीविज़न। द काट देंगे, कल पढ़ाया था आपको। उसका बड़ा भाई टीवी देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो। लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो के साथ जब इसे सुनते या इसके ऊपर कुछ खबर वगैरह आप सुनते हो या गाने कुछ भी, तो इसे सुनने की बात हो तो द ज़रूर आएगा, और टीवी देखने की बात होगी तो द नहीं आएगा। और अगर उपकरण की आविष्कार की बात चलेगी तो द आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई सा प्रियंका चोपड़ा टीवी, आंसर लगाएंगे ये, क्योंकि द तो आना ही नहीं है। और प्री पोजीशन भी सीख लिया आपने, ऑन आएगा। तो मैंने प्रियंका चोपड़ा को टीवी पर देखा, ऑन टीवी। क्वेश्चन नंबर 6, शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है हाउ टू प्ले द ढोलक। जब ढोलक यानी कि वाद्य यंत्र, ढोलक हो, तबला हो, हारमोनियम हो, वायलिन हो, गिटार हो या फ्लूट हो, तो इन सब को बजाने की बात चले, बजाने की, तो ज़रूर इनके साथ द का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रोहन्स एल्डर ब्रदर कैन प्ले द गिटार, लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया है, शी इज़ गोइंग टू बाई, खरीदने, और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो बच्चों खरीदने जा रहा है एक नया गिटार। एक नया गिटार खरीदने जा रहा है। खरीदना, लेना, देना, तोड़ना, तो इसमें सिंपल सा इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना चाहिए कि उसने एक खरीदा, तोड़ दिया, इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया, पेपर में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, अब्दुल कलाम इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया, द लगा देंगे, क्योंकि अब्दुल कलाम को भारत का न्यूटन कहा जाता है। नोट कर लेंगे इसे। आज जो मैं आपको ग्रामर की मतलब आर्टिकल की क्लास पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न भी है कुछ बच्चों को। हालांकि आपका पढ़ा हुआ हो सकता है कुछ बच्चों का, लेकिन कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो उसे दूर करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इधर। अच्छा, मैं यहाँ रुक करके आपको बता दूं, क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10, 9 और 10 ये दो क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी। बड़ी मीन्स मटेरियल बहुत सारा मिलेगा इसके अंदर आपको। ये 8वीं क्लास है, ये भी
अच्छे खासे टाइम के अनुसार बनाई जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर पूरा समझाना है। लेकिन कल की क्लास नंबर 9 और 10 थोड़ी ज़्यादा मटेरियल वाली होंगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने आर्टिकल को काफ़ी हद तक पूरा कराने की कोशिश करनी है कल और परसों। लेकिन अभी इसे एंजॉय करो आप। देखना ज़रा बच्चों, बोर्ड पे लिखे हुए हैं हमारे पास इंग्लिश, बोर्ड पे देख लो, ग्रामर शुरू हो गई आज की। फ्रेंच, रसियन, चाइनीज, जापानीज, लैटिन, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, और देख लेता हूँ, लिस्ट है मेरे पास पूरी है, कोरियन, और लास्ट में है फिर हमारे पास में डच। ये जो बोर्ड पे लिखी हुई सभी शब्द है ना, ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी है इसमें। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल है ना, द, खास करके द डेफिनेट वाला, ये किसी भी शब्द के साथ आ करके उसका मीनिंग पूरे का पूरा चेंज कर सकता। पहले वो कुछ और होगा तो बाद में कुछ और हो जाएगा। समझते रहना चीज़ों को सही से। अब आप समझें, जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो सारी भाषाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? हमारी भाषाएं। इंग्लिश भाषा, फ्रेंच, रसियन, चाइनीज़, जापानीज़, लैटिन, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, और जो आपके दिमाग में हो भाषाएं, कोरियन, डच, उर्दू, ये सब भाषाएं हैं। अगर आपको लगे आपके सेंटेंस में इन सभी या इनमें से कोई एक शब्द का यूज़ भाषा के रूप में किया गया है, तो इनके साथ धोखे से भी दा मत लगाना, ए मत लगाना और एन मत लगाना, यानी कि आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन शर्त समझो मेरी, शर्त क्या है? इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलना चाहिए? भाषा मीन, जैसे मैं बोलूँ अगर इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेज़ी को पूरी दुनिया में बोला जाता है, तो यहाँ ये बोली जाती है, तो भाषा है ना, द मत लगाना, मुश्किल में पड़ जाओगे आप। आई डोंट नो हाउ टू रीड और राइट द चाइनीज़, गलत, द काटो, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो मैं नहीं जानता चाइनीज़ को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, यानी कि भाषा। तो जब आपको लगे कि मेरे इन सभी शब्दों का मीनिंग मेरे सेंटेंस में भाषा के रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, या मुश्किल लगे, आसान लगे, तो आप समझ जाना ये भाषा के रूप में यूज़ करे गए हैं। द या ए या एन नहीं आएगा। नोट करो इसे। खत्म हो गया ये हमारा। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखो आप, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर बच्चों हमें इन शब्दों से भाषा का एहसास ना हो करके इन्हीं शब्दों के बाद ये शब्द लिखा हुआ मिल जाए अपने आप में, ये लिखा हुआ मिल जाए, मतलब मैंने क्या कह दिया, ये मैं दो बार लिखूंगा, दोनों देख लो आप। एग्जाम्पल है मेरे पास में ये दो, तो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश का यूज़ यहाँ भाषा के रूप में है, मैं नहीं जानता
इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो ये भाषा है। ऐसी अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जब भाषा के साथ में ये शब्द भी मिल जाए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू अगर अकेले हैं, भाषा के रूप में यूज़ करे गए हैं, द नहीं आएगा। लेकिन ये शब्द है और साथ में लैंग्वेज, लैंग्वेज जो शब्द है वो लिखा हुआ है, तब आप द लगा सकते हैं, तब कोई टेंशन नहीं है। यानी कि अगर ये अकेले हों भाषा के रूप में, द नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, बिना एग्जाम्पल के मेरी क्लास पूरी नहीं होती है। तो ये सब हैं अगर, और ये लिखा हुआ नहीं है और भाषा है ये, तो ना द आएगा, ना एन, ना एन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए तो आप ध्यान रखना, फिर इसके साथ द आएगा, ए और एन अब भी नहीं आएंगे। कोई परेशानी है आपको? एक तीसरी चीज और समझो आप, इतना नोट कर लो पहले। अब तीसरी चीज समझो आप, जब हम कभी किसी, ऐसे करके इनमें से किसी भी भाषा को ये कहना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश एक मुश्किल भाषा है, चाइनीज़ एक मुश्किल भाषा है, हिंदी आसान भाषा है, उर्दू आसान भाषा है, संस्कृत मुश्किल भाषा है, या रसियन मुश्किल भाषा है, तो ये शुरू में है सब, तो ये तो ऐसे रहेंगे रसियन, इंग्लिश। लेकिन वो जो है मुश्किल भाषा, वहाँ ए और एन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे चाइनीज़, ये तो शुरू में आ गया सब्जेक्ट, इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ए लगाना पड़ेगा आपको। तो 3 कंडीशन हो रही हैं और आप तीनों में परेशान हो, तो तीनों कंडीशन हैं, तीनों में आपको परेशानी है, और तीनों में से निकलने का तरीका क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जो मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन एक बार फिर से सब बातें दोहराना चाहता हूँ, देख लें आप। अगर ये शब्द ना हो, बस ये ऐसे ही हैं और ये भाषा के रूप में, भाषा की तरह यूज़ करी गई हैं। आप सोच रहे होंगे सर भाषा है तो भाषा की तरह ही तो यूज़ होंगी, बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन है जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इन सभी भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों को भी इन्हीं नाम से जाना जाएगा, बस कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये सुनो आप, अगर ये सभी शब्द भाषा के रूप में यूज़ करे गए हैं, ना द, ना ए, ना एन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर इन सब में से किसी के साथ भी लैंग्वेज, पूरा लिख देता हूँ चलो, लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ मिल जाए इनके साथ, तो अब इन सभी के साथ क्या ज़रूर आएगा? द। 2 बातें हो गई, तीसरी बात एग्जाम्पल में समझाएंगे आपको, ठीक है? और चौथी जो बात है वो लास्ट में आएगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अब एग्जाम्पल देखो आप किस तरीके से पेपर में आएगा, ये कैसे आपको पकड़ना है, सब दिखाते हैं आपको।
सही था वो भी, मुझे कुछ चेंज करना है। चार ऑप्शन है आपके पास। शुरू करते हैं ऊपर वाले में से। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्पीक, कैसे बोली जाती है ये। तो ये रसियन क्या है, भाषा, और मैंने बताया था रसियन, फ्रेंच, इंग्लिश जब भाषा के रूप में यूज़ हो तो दा का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा तीसरे पार्ट में एरर दे करके सही हो गया। क्या तुम जानते हो रसियन कैसे बोली जाती है। दूसरा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्पीक द रसियन लैंग्वेज। ये मिल गया ना, ये तो सही है। जब लैंग्वेज शब्द को दिखा देंगे तो द लगाना पड़ेगा फिर आपको, नो एरर, चौथा आंसर है इसका। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, बोर्ड पे लिखा होगा तो मैं बता दूं, पहले में है, सुनो, हो सकता है कि उधर ज़्यादा लिख दिया हो मैंने। डू यू नो हाउ टू स्पीक द रसियन, तो द काट देंगे। दूसरा है डू यू नो हाउ टू स्पीक द रसियन लैंग्वेज, तो द सही है, लैंग्वेज लिख दिया ना इसलिए। तीसरा, ही हैज़ बीन, ठीक है, लर्निंग, वो सीख रहा है, हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, द काटना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश का यूज़ यहाँ भाषा के रूप में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द इंग्लिश इज़ स्पोकन, बोली जाती है तो इंग्लिश ये भाषा है, द काट दो। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन आ रहा हो, सर क्या मैं यहाँ लैंग्वेज लगा दूँ, लैंग्वेज लिख दूँ यहाँ पे क्योंकि द सही हो जाएगा, ना, लैंग्वेज दिया गया है तो हम द लगा देंगे, द सही है हमारा। लेकिन लैंग्वेज दिया हुआ नहीं है तो द नहीं आएगा, आए तो काटना, लैंग्वेज मत लिखना अपने पास से, ना लैंग्वेज को काटना ना लिखना, बस दा पे काम करना आपको। तो इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश को पूरे दुनिया में बोला जाता है। डच इज़ स्पोकन, तो स्पोकन है तो डच बिल्कुल सही, द होता तो काटना पड़ता। डच बोली जाती है नीदरलैंड में। अब ज़रा एक मिनट देख लो, ये देश का नाम है, ज़रा ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन लिखते चलो यहीं पे हैंड टू हैंड जब मौका मिल रहा तो आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी है। देशों के नाम के साथ दा का यूज़ नहीं करते, मोटी मोटी बात तो ये है हमारे लिए, बारीकी से बाद में सिखाएंगे। लेकिन कुछ देश हैं जो एक्चुअल में देश ना होकर के अलग अलग देशों का एक समूह होते हैं, तो उनके, देखो ऐसे लगा हुआ इसमें, तो उनके साथ दा का यूज़ करना कंपलसरी है। यानी कि अगर मैं नहीं लिखता ये तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये नोट कर सकते हैं आप, नीदरलैंड्स से पहले दा का यूज़ करते हैं, बस इतना, बाकी बाद में बताएंगे आपको। तो बच्चों ये सही है हमारा। अब ये है फ्रेंच इज़ नॉट इजी टू स्पीक, तो फ्रेंच को सीखना, बोलना, फ्रेंच को बोलने में सीखना आसान नहीं है। तो ये फ्रेंच भाषा है ना, नो आर्टिकल, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, चौथा। और इस पे आओगे तो फ्रेंच लैंग्वेज, तो दा आएगा इसका अंदर।
और आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये लैंग्वेज लिखा हुआ, नोट कर लो आप इसे। फ्रेंच भाषा को सीखना आसान नहीं है, फ्रेंच भाषा को बोलना आसान नहीं है, लेकिन इसमें दा नहीं आएगा क्योंकि भाषा ऐसी ही है, लेकिन लैंग्वेज दिखा दिया तो आएगा। तो ये होगा दो कॉन्सेप्ट हमारे। जैसे कह सकते हैं हम, अगर ये अपने आप में शब्द ही भाषा को रिप्रेजेंट करेगा, कोई आर्टिकल नहीं, ज़ीरो आर्टिकल, लेकिन जब इस शब्द के साथ लैंग्वेज भी लिखा हो तो फिर दा आएगा। दो हो गए। तीसरा और देख लो, जब ए और एन आएगा, वो और देखो अभी, इसी में है वो और देखो, फिर इसके बाद में ये नया रूप लेगा एकदम बिल्कुल। ऑप्शन है आपके पास में ए, एन, द और नो आर्टिकल। इसकी बात करें अगर हम, तो आप अगर ये सोच रहे हो सर इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज है, तो आप गलत हो। वो इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश के बाद में तो हेल्पिंग वर्ब है। मतलब समझ रहे हैं आप, भाषा के तुरंत बाद अगर लैंग्वेज है जो अभी पढ़ाया तो द आएगा, और भाषा यहाँ है, फिर बीच में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लैंग्वेज आगे, ये तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। अब तो भाषा अकेली बची, और जब भाषा अकेली हो तो क्या आएगा हमारा नो आर्टिकल। मतलब कौन सा आंसर होगा इसका, चौथा। फिर यहाँ करते हैं, उसे देखेंगे अभी बाद में। तेलुगु, तो ये भी भाषा है, बाद में लैंग्वेज वहाँ है, यहाँ तो नहीं है, नो आर्टिकल। चाइनीज लैंग्वेज यहाँ है, तो क्या आएगा यहाँ द। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये पहला था नो आर्टिकल, ये भी पहला था नो आर्टिकल, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज आ गया ना, द लगा देंगे। ये पहला ही कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम, नो आर्टिकल। तो बच्चों जब ये शब्द मिले आपको, तेलुगु, हिंदी, चाइनीज, उर्दू, ये भी देंगे भी आपको, उर्दू, संस्कृत वगैरह सब ये, तो बच्चों ये जब भाषा के रूप में सिंगल यूज हों, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इनके तुरंत बाद अगर लैंग्वेज लिखा हुआ है तो द आएगा। कोई परेशानी, बाद में नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक बाद में। अब एक अगली चीज़ सुनो आप, ये हो गया, इसे छोड़ दो। अब इंग्लिश इज, अब देखो ये एडजेक्टिव है बच्चों, ये नाउन है। जब ऐसी कंडीशन हो कि इंग्लिश सब्जेक्ट बना दें उसे, इन सब में से किसी को भी सब्जेक्ट बना दें, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत सब्जेक्ट बन जाएंगे, और इनके बारे में बताना मुश्किल है, आसान है, तो बच्चों आपको तैयार रहना होगा। फिर ए और एन के चांस है, दा के नहीं, ए और एन के, क्योंकि दा तो इसके लिए बना हुआ है, ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन वहाँ के लिए ए और एन होता जनरल यूज में। तो इंग्लिश इज, अब ये लैंग्वेज नाउन, ये एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ना तो इसी को पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर, ई आएगा। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, कभी आप यहाँ पे दा लगा दो, क्योंकि लैंग्वेज दिख रहा ना आपको, लेकिन यहाँ इंग्लिश छोड़िए, इंग्लिश तो शुरू में है, तो ये एडजेक्टिव है, और नाउन एडजेक्टिव ए और एन आते हैं इसके लिए। क्लियर। तेलुगु इज, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और डिफिकल्ट को पढ़ोगे तो ये आएगा।
तेलुगु एक मुश्किल भाषा है। फिर यहाँ आते हैं द चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी, तो ये एडजेक्टिव है। और बच्चों ये एडवर्ब है। आप बताओ नाउन है क्या बाद में? नहीं है ना, तो क्या आएगा इसमें? नो आर्टिकल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों एडवर्ब और एडजेक्टिव हो या अकेली एडवर्ब हो या अकेली एडजेक्टिव हो, नाउन ना हो, पढ़ाया था शुरू में, आर्टिकल नहीं आता, द की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो द चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, चाइनीज भाषा बड़ी मुश्किल है। ये लैंग्वेज अगर वहां होता तो ये द हट जाता, फिर यहाँ ए आता, लेकिन अभी तो कुछ और मामला है ना, इसे छोड़ो नहीं चाहो जरा आप। चाइनीज अकेला था, नो आर्टिकल, इज ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, नाउन मिल गया, ए आ जाएगा यहाँ पर, नाउन मिल गया ना। तो चाइनीज इज ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। 4 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, इसका आंसर देंगे आप, इसके बाद में यही कॉन्सेप्ट एक नया रूप ले लेगा, लेकिन अभी इसी के ऊपर आंसर दो आप। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो हिंदी है बोली जाती है, तो ये भाषा हो गई, और जब ये भाषा है तो दा हटा दो। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हिंदी लैंग्वेज, और जब ऐसा है तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? द, ये आंसर है इसका। द हिंदी लैंग्वेज इज आवर मदर टंग, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। फिर आते हैं नीचे, तो हिंदी और इज, हिंदी के बाद कुछ नहीं है तो नो आर्टिकल, क्योंकि ये भाषा है, नो आर्टिकल। हिंदी इज, अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इस नाउन के लिए, लेकिन इसके हिसाब से क्या आएगा? एन। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, हिंदी एक आसान भाषा है। फिर नीचे आते हैं हिंदी लैंग्वेज, तो क्या आएगा इसमें? द हिंदी लैंग्वेज इज, और आएगा यहाँ नो आर्टिकल, क्योंकि ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। अगर लैंग्वेज होता तो ए आ जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ आ गया तो द दे देंगे। उम्मीद है मुझे कि जितनी भी भाषा है, जैसे मराठी, डच, संस्कृत, इंग्लिश, रसियन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, फ्रेंच, लैटिन, सबका ध्यान रखना। इन सब के साथ यही कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड पे है। अब ये चेंज होने वाला, बोर्ड पे देखो दा, चेंज क्या, पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा इसका।
कोई अगर रह गई हो तो उनमें से लिख लेना जो भी कराई थी मैंने। डच, डच रह गई, वो भी आ गई देखो। तो कोई रह गई हो जो मैंने पहले लिखवाई थी ना, वो ही है सब ये। तो बच्चों ये इस टाइम क्या है, ये भाषा है। मैंने बताया था आपको कि अगर इनका यूज़ भाषा के रूप में किया जाए तो इनके साथ द मत लगाना, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब एक भाषा है। और अगर इनके साथ लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ हो तो द आ जाएगा। और तीसरी बात आपने समझ ली, वो तो वैसी है, मुश्किल है, भाषा आसान है, वो अलग चीज़ है। अब अगर बच्चों इन सभी शब्दों के साथ दा का यूज करना हो, मान लो करना हो, तो ये भाषा नहीं रही, बल्कि ये क्या बन गए, व्यक्ति। और कौन व्यक्ति? जो ये भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच के मतलब फ्रेंच बोलते हैं ना, रसियन बोलने वाले रसियन, हिंदी बोलने वाले हम लोग जो हैं भारतीय इंडियन होते हैं, लेकिन हिंदी को अगर दा लगा के बताओगे तो हो गए हिंदी बोलने वाले, यानी कि हिंदी सुनो आप। इसकी हिंदी द इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, द फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले लोग, द रसियन, रसियन बोलने वाले लोग, द तेलुगु, जो तेलुगु बोलते हैं लोग, द हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं वो पूरा वर्ग समूह, द संस्कृत, जो संस्कृत बोलते हैं जानते हैं वो लोग, द उर्दू, उर्दू जानने वाले, मराठी जानने वाले, चाइनीज़ जानने वाले, लैटिन जानने वाले, कोरियन जानने वाले, जापानीज़ जानने वाले और डच जानने वाले, क्या बन जाएंगे ये लोग। और एक बात ध्यान रखना, ये जो इस टाइम है ना बच्चों, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो ये भाषाएं बोलते होंगे। जैसे द चाइनीज़, तो एक नहीं, चाइना का वो वर्ग, सारे लोग जो चाइनीज़ बोलते होंगे। द इंग्लिश, वो लोग जो अंग्रेज़ी बोलते होंगे, खास करके अंग्रेज की बात कर रहे हैं। द रसियन, भाषा नहीं रही अब लोग बन गए, वो लोग जो रसियन भाषा बोलते होंगे। आप सोच रहे होंगे सर दा तो पहले भी आया था, लेकिन वो लैंग्वेज लिखा हुआ था ना, तो 3 कंडीशन हो गई। वो तीसरी वाली छोड़ो, ए और एन वाली, वो तो आसान है। ये सीखो दा वाली, आप तीनों सुनो दोबारा से। देखो बच्चों, अगर इन सभी शब्दों का यूज़ आपको लगे आपके सेंटेंस में भाषा के रूप में है, अब आप परेशान कि सर कैसे पहचानूंगा? बड़ा आसान है बच्चों, समझ जाओगे आप। ये देखना कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना कुछ ऐसा होगा तो आप समझ जाना कि वो भाषा के रूप में ही उम्मीद है होगा वो। लेकिन जब आपको लगे मेहनती हैं, लापरवाह हैं, लड़ाकू हैं और जो है मतलब कि एक दूसरे से चिढ़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये काम किसके होते हैं? ये व्यक्तियों के हैं, तो ये व्यक्ति होंगे। अब अगर ये भाषा है तो द मत लगाना, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि भाषा होगी। लेकिन जब ये लोग बनाने हों आपको, अंग्रेज़, रसियन, रूस के लोग जो भाषा बोलते हैं ये वाली, तो बच्चों फिर इनके साथ द लगाना और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी और ये लोग बन जाएंगे। एक गलती मत कर जाना, इधर देखो, ये मत कर देना द रसियन, तेलुगुज, हिंदीज, गलत बात है। इनके बिना ही ये प्लूरल बन चुके हैं। जैसे क्या बना था, द पुअर, लेकिन वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, लेकिन कॉन्सेप्ट एस की वजह से समझा रहा हूँ। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ओल्ड, द यंग, द सिक, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, तो प्लूरल वर्ब आई थी ना वहाँ पर, वो एडजेक्टिव एस नहीं आता, ऐसे ही ये है। जब इनसे आप द लगा करके लोग दिखाओगे तो ये ऐसे ही प्लूरल बन जाते हैं। अब बात आती है, सर मुझे अगर ये कहना हो मैं कल एक अंग्रेज से मिला, एक अंग्रेज, तो वो भी समझाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन अंग्रेज़ों की बात करोगे द लगाना। कोई परेशानी? एग्जाम्पल में वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी जिसमें आपको ये परवाह हो रही है, सर कैसे पहचानूंगा मैं कि मेरा जो सेंटेंस है वो अपने इस शब्द का इस्तेमाल कब व्यक्तियों, लोगों के रूप में कर रहा और कब भाषा के रूप में। आपको भरोसा भले ही ना हो, मुझे भरोसा है अपने पढ़ाने के तरीके पर,
अपनी मेहनत पे, और जो मैं मटेरियल आपको जिस अंदाज में समझा रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि आप इन सवालों में आसानी से पहचान लोगे कब भाषा और कब लोग। शुरू करते हैं। अगर आप मीनिंग ना बना पाओ, आपको लगता है सर मैंने अंग्रेजी या अंग्रेज में से कोई एक बना लिया, तो मेरे तरीके देखना मैं कैसे बोलूंगा। सब्र रखो, दिमाग अपना जरूर लगाओ इसके अंदर।
कितने आप कॉन्सेप्ट रखते हो अपने दिमाग में, वही जो 3 मैंने आपको बताएं, ए और एन को थोड़ा अवॉइड करें आप, उसकी ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं है। 2 ही बातें हैं, द लगना है या नहीं लगना है। तो तरीका ये है, अगर इन सभी शब्दों को भाषा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो या करना है, द मत लगाना। दूसरी बात, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब दोबारा से सुनो आप, लेकिन इन शब्दों से रिप्रेजेंट तो भाषा को ही करना, लेकिन लैंग्वेज शब्द भी चिपका हुआ है इनके साथ, द ज़रूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। ये तो भाषा की बात हो गई। कितनी बार बोल चुका हूँ आपने देखा, अपनी इस बात को मैं अब तक कम से कम 7-8 बार बोल चुका हूँ, बोलते रहूँगा। ऐसी यही तरीका मेरा। अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे का चैनल सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है कि वो कम टाइम में आपको ज़्यादा सिखा दे, बोलेगा भी वो कम, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना। तरीका मेरा यही रहेगा। ऑफलाइन क्लासेज हो या ऑनलाइन, ज़िद होती है कि बच्चों को ऐसे सिखाना है कि पेपर में ज़रूर कर ले, अगर खुद की इच्छा है तो। अगर आपकी इच्छा है ना सर ज़रूर करना मुझे आर्टिकल का क्वेश्चन, इसके ऊपर आएगा तो छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे नहीं आप, ये मेरा वादा है आपसे। इंशाल्लाह आप ज़रूर कर जाओगे। तो सुनो, तीसरी बात अब हमारी ये आ रही है कि अगर इन शब्दों से भाषा को रिप्रेजेंट ना करके इस भाषा को बोलने वाले लोगों की बात चले, द ज़रूर आएगा। और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल जब ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होता तभी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ये भी सुनो आप, अगर मान लो ये सभी शब्द ऑब्जेक्ट हैं तो भैया फिर तो द चेक कर लो बस, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट बताता। यानी कि जब ये सब्जेक्ट बने होंगे तब हेल्पिंग वर्ब भी चेक करना। आप शुरू करते हैं। अच्छा, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। बताइए ऊपर वाले सेंटेंस में सोच समझ के, इंग्लिश जो लिखा हुआ है द भले ही लगा हुआ है, द को मत देखो, द तो हमें चेक करना। क्या इंग्लिश इस सेंटेंस में अंग्रेज लोग जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही, या ये भाषा है? अब जो भी आपका जवाब रहा हो, मैं तो सुन नहीं पा रहा, आप सुन सकते हो मुझे और संतुष्टि हासिल कर सकते हो। अगर सही लगे, गलत है तो सीख लो। इसका हिंदी मीनिंग है अंग्रेजी को सीखना आसान है। अब बताओ, अंग्रेज़ों को सीखना या अंग्रेजी को? अंग्रेजी आसान है सीखना, तो अंग्रेजी को सीखना आसान है, ये हट जाएगा, क्योंकि इसने क्या काम करा है यहाँ, भाषा का। तो जब भी आपको लगे सीखना आसान है, बोलना आसान है, लिखना आसान है, सिखाना आसान है, तो आप समझ जाना वो भाषा के रूप में ही ज़्यादातर होगी। द इंग्लिश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन होगा? जिसमें इंटेलिजेंस होगी, और इंटेलिजेंस किस में होगी? इंसानों में। यानी कि ये इंग्लिश भाषा नहीं, लोग होने चाहिए। सही बोल रहे हो आप, अगर आपने ऐसा बोला हो तो, और आप भाषा कह रहे हो तो गलत हो। यानी कि सुन लो, इनमें से किसी को भी इंटेलिजेंट कहा जाए, हार्ड वर्किंग कहा जाए, काइंड कहा जाए, ब्रेव कहा जाए, समझ रहे हैं? बहादुर, दयालु, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, फास्ट, स्लो, कुछ मतलब ऐसे करके, या और भी क्रूवल, निर्दयी कहा जाए, या लंबा छोटा ऐसे करके, तो आप समझ जाइए। फिर व्यक्तियों की विशेषता बताना चाह रहे हैं हम। तो ये शब्द हमारा जो है लोग, यानी कि अंग्रेज, जो अंग्रेजी बोलते हैं। और जब ये है तो द बिल्कुल सही है, बस ये गलती है कि आर करना पड़ेगा आपको। ये भी तो गलती है कि जब ये लोग बन जाएंगे अंग्रेजी बोलने वाले तो ये प्लूरल होते हैं बच्चों, आर कर देंगे, सेंटेंस बढ़िया। द इंग्लिश आर वेरी इंटेलिजेंट। अंग्रेज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ भी कर लो आप यहाँ पे। द हिंदी आर, हिंदी बोलने वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। द संस्कृत आर, समझ रहे हैं? भाषा से उस भाषा के बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करना, द लगा दो, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज इज, अभी देखते हैं, मोर हार्ड वर्किंग, ज़्यादा मेहनती हैं, देन रसियन। इस पार्ट में, इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं। अब आती बात, सर आपने 2 गलतियां क्यों कर दी? तो बच्चों हम सिखा रहे हैं, हम एक सेंटेंस में 2 नहीं 3-3 गलतियां भी आपको दिखा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा सीख जाओ।
पेपर में आपको एक ही जगह गलती मिलेगी। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्या गलती है। तो बच्चों ज़्यादा मेहनती हैं रसिया से, यानी कि ये लोग होंगे, तो ये सही है, चाइना के लोग, चाइना के लोग, लेकिन इसे तो सही करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों सेंटेंस लोगों के ऊपर जा रहे हैं, तो आर कर दिया, द सही था। मोर हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं, देन। तो बच्चों ये भाषा थोड़ी होगी, व्यक्तियों की तुलना तो व्यक्तियों से होगी ना, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। ये भी तो गलती है, एक नोट कर लेंगे इसे। एक गलती और कर सकता था मैं चाहता तो, पता क्या, रसियंस, गलत है ये, ऐसा प्लूरल मत बनाना, द लग के बन जाता प्लूरल, नोट कर लेंगे। द चाइनीज आर मोर हार्ड वर्किंग देन द रसियन। एक मिनट, ये सिलेबस है हमारा, मान लो, और अंग्रेजी में जो आर्टिकल की पूरी क्लासेस हैं वो इतनी होंगी। तो बच्चों इतने में से इतना तो मैंने कर दिया, इतना पढ़ना ही नहीं है आपको ना, इतना नहीं पढ़ना, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों बेवजह अपना टाइम खराब करोगे? आप पढ़ लो, चलो सीख लो, लेकिन क्या आपको जीएस नहीं पढ़नी? क्या आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी? हिंदी नहीं पढ़नी? शॉर्ट हैंड, मैथमेटिक्स, टाइपिंग वगैरह, या सोना नहीं है, खाना नहीं है? मतलब मेरे कहने का ये है बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे पढ़ोगे तो आर्टिकल की और क्लासेस होंगी 50-60, कहीं पढ़ी होंगी, देख लेना पढ़ा रहा होगा कोई, या किताब में पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं, नींद भी पूरी हो जाए, खाना भी टाइम पे खा लें, एक्सरसाइज भी हो जाए, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए दोस्तों के साथ, पढ़ाई भी खराब ना हो। तो वो कब होता? जब हमें ये पता हो व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना है, हाउ टू सोल्व, कैसे सोल्व करना। मैं हूं तो मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि इसी क्वेश्चन को मैं 5 मिनट में भी समझा सकता था, रद्दी क्लास बना देता, बिल्कुल बेकार, कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा यार उन क्वेश्चंस को छोड़ दो जो पूछे नहीं गए, इन पे टाइम दे दो, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। तो तरीका सही चल रहा ना, सिलेबस इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़, वो जो मैं बताऊँ इतना पढ़ना, और उसी में आप तरीके से समझ लो, बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक है, इतने का मतलब कम नहीं है, इतने का मतलब जो भी पूछा गया है, जो पूछा जा सकता है, जो आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा, वो सब पढ़ाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा चल रहा है इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक द फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये तो सही है हमारा, नो एरर, ये तो भाषा ही है, लैंग्वेज भी लिखा हुआ। मुझे फ्रेंच भाषा पसंद नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर अगर मुझे यहाँ ये कहना होता कि मुझे फ्रेंच के लोग पसंद नहीं है, मान लो, तो ये आप एक नया सेंटेंस चाहते हो तो ये कर सकता था मैं, लेकिन आप नहीं करना, ये कर दूंगा। मुझे तो भाषा कहनी थी, मैंने भाषा लिख दिया, नोट कर लेंगे। मुझे फ्रेंच भाषा पसंद नहीं है कोई सी भी। द डच इज स्पोकन, अब एक चीज़ देखने की है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है अंग्रेजी को समझने में, हिंदी मीनिंग बनाने में। देखो कितना बढ़िया। अगर आपको ये नहीं पता कि ये पैसिव वॉइस है तो मैं बता दूं ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद में क्या है, ये थर्ड फॉर्म, और इज एम आर वाज वर विल बी शेल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म का होना पैसिव होता है। अब पैसिव है तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता। सेंटेंस बोल रहा हूं, दोनों को सुनो। द किंग किल्ड ए लायन, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसमें ना राजा शेर को मारेगा, क्योंकि राजा सब्जेक्ट है और एक्टिव में सब्जेक्ट ही डूअर होता। तो द किंग किल्ड ए लायन, राजा ने एक शेर को मारा। अब दूसरा सेंटेंस सुनो, द किंग वाज किल्ड, अब ये पैसिव कर दिया मैंने, वाज थर्ड फॉर्म, पहले डिड थी अब के वाज कर दिया मैंने। पता है इसका मीनिंग क्या है? राजा ने मारा ना, राजा को मारा गया, राजा को मारा गया, उससे पहले वाले में राजा ने मारा था। क्लियर? यानी कि जब पैसिव होता तो काम इसके ऊपर होता, और जब एक्टिव होता तो ये काम करता। अब मुझे बताओ, इसकी दो हिंदी बोलूँगा, पैसिव है, एक गलत एक सही। डच बोलते हैं, गलत बात है बच्चों, ये तो डच बोलने लगे तो एक्टिव वॉइस हो गया, है पैसिव वॉइस। पता है इसका मतलब क्या है? डच बोली जाती है ना के बराबर देशों में, और डच बोली जाती है, और जब आपको लगे ना, सुन लो, इज स्पोकन, तो पैसिव वॉइस समझ जाना ये भाषा है। हम कह रहे हैं आपसे ये भाषा होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में भाषा ही होगी, व्यक्ति हो गए तो एक्टिव होता फिर ये। तो इज स्पोकन है कभी भी तो ये भाषा ही होगी, हम आपको बता रहे हैं
इसलिए दा नहीं आएगा, वजह है ना। अंग्रेज़ी बोली जाती है, चलो यहाँ तो आसान था, डच बोली जाती है, कुछ भी करके ऐसे करके। तो ध्यान रखें, जब आपको इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, उर्दू सब्जेक्ट बने में हो, इज एम आर थर्ड फॉर्म इज होगी, तो थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, कह देना ये बोली जाती है, इसे सीखा जाता है, इसे पढ़ाया जाता है। क्लियर है, भाषा होगी, दा काट देंगे। इज स्पोकन इन फ्यू कंट्रीज का मतलब यह है ना के बराबर देशों में। फिर यहाँ आते हैं, अच्छा आर या इज, ये भी आपके लिए सवाल है और ये भी सवाल है कि दा आएगा या नहीं आएगा, दोनों सोल्व करने हैं आपको। तो पहले ये बताओ, ब्रेव बहादुर हैं, तो बच्चों कोई भाषा बहादुर हो सकती है? मुझे नहीं लगता। ये बहादुर होना, इंटेलिजेंट होना, मेहनती होना, ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, और व्यक्तियों में होती, भाषा में फीलिंग थोड़ी होगी। तो बच्चों जब बहादुर है तो ये लोग होगा, दा आएगा, और आप जानते हैं जब ये लोग होंगे तो क्या आएगा, आर। द डच आर वेरी ब्रेव, कुछ भी कर लो, द इंग्लिश आर वेरी ब्रेव, द संस्कृत आर वेरी ब्रेव, द मराठी आर वेरी ब्रेव। एक बात ध्यान रखना, ये जाति, कास्ट, एडजेक्टिव या जानवर वो नहीं है, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, इसे अलग नोट करना, ये भाषा चल रही है। उर्दू इज़ और आर वेरी इजी टू लर्न, ऊपर लिखा हुआ ये भी वही है, यानी कि ये भाषा हो गई, और भाषा है तो नो आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। समझते जा रहे हो आप। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी समझ में ये नहीं आता कि भाषा कब होगी और व्यक्ति कब होगा, तो हम तो बेकार में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, बताते हुए चल रहा है। भाई जब व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की फीलिंग आ जाएगी आपको, मेहनती है, बहादुर है, दयालु है, इंटेलिजेंट है, तेज़ भाग रहा था, तेज़ सीख जाते हैं, आविष्कार ज़्यादा करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, कुछ ऐसा, तो व्यक्ति। और बोली जाती है, सीखी तो फिर भाषा होगी। हिंदी आर इज़ वेरी काइंड, दयालु। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी हो सकता, सर हमने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा था कि हिंदी भाषा के अलावा लोग भी होते होंगे। हाँ, मैं हिंदी मैन हूँ, हिंदी मैन मीन्स हिंदी बोलने वाला हूँ, यानी कि हम सब हिंदी दा के साथ में हैं, क्योंकि हम व्यक्ति हैं। हिंदी बोलने वाले हिंदी लोग, अंग्रेज़ी बोलने वाले अंग्रेज़ लोग, चाइनीज़ बोलने वाले चाइना लोग, ये है इसका मतलब। तो बच्चों दयालु है तो ये व्यक्ति होगा, और व्यक्ति है तो दा होगा, और दा है तो आर होगा। नीचे आते हैं, मराठी इज़ ए वेरी, ये तो सिंपल है, इजी लैंग्वेज, यहाँ तो इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया इस चीज़ को, तो बच्चों इसे हटा दो और इसे हटा दो। आप सोच रहे होंगे लैंग्वेज, तो इसके लिए नाउन ई आ गया, आर्टिकल, नोट कर लेंगे सबको। इससे ज़्यादा और क्या सीखोगे आप, लेकिन 4 एग्जाम्पल और फिर क्लास हमारी ये वाली इस टाइम की ख़त्म हो जाएगी। अभी देखते हैं टाइम है क्या, और पढ़ाएंगे आपको। अभी चीज़ों को ऐसे सीख लो कि ज़रूर पेपर में सॉल्व कर सको बिना कन्फ्यूज़न के। तो ये 4 एग्जाम्पल और हैं मेरे, फिर मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो इरादा तो मैं भी करके आता हूँ, 2 नियम कराऊंगा, 3 नियम, लेकिन उससे पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। जो टाइम आप मुझे दे रहा हो या मैं आपको दे रहा हूँ वो यूटिलाइज होना चाहिए, उसका इस्तेमाल सही से होना चाहिए। समझ रहा हो ना? देखें इधर, तो कितनी मजे की चीजें बताऊंगा आपको। दोबारा बोलते हैं, बढ़िया सेंटेंस है। एक मिनट, देखते रहना बोर्ड पे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने होते हैं बच्चों, आसान क्वेश्चन भी करने होते हैं। एक सेंटेंस, कोई परेशानी है आपको? अगला देखो, हम तो हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग।
सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को सबको। एक लास्ट में और दूंगा, पहले इसके ऑप्शन ले लो आप। ऑप्शन पहला है, बस आपका आपने अगर ये काम कर लिया ना, व्यक्ति है या भाषा, तो सही हो जाएगा। सोचो इसके बारे में आप। नीचे से ऊपर जाओगे तो क्वेश्चन आसान है, तो नीचे से ऊपर चलो, मतलब वो भी करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर इसके लिए क्या है, तो बच्चों इन दोनों के लिए इनमें से ले लो, ए है, एन है, द है और नो आर्टिकल। तो इसमें और इसमें इन चारों में से लगाओ क्या आएगा। और इसके ऑप्शन ये हैं और इसके ऑप्शन ये हैं। ये हमारी आज की क्लास की लास्ट मोमेंट्स चल रहा है, इसे एंजॉय करो आप। नीचे आते हैं बच्चों, नॉट एन इजी लैंग्वेज, एक आसान भाषा नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट बन कर आएगा वो भाषा है, और जब भाषा है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, आंसर ये हो गया। क्योंकि भाषा है तो द नहीं आएगा और हेल्पिंग और सिंगुलर आएगी। अगर ये लैंग्वेज यहाँ लिखा होता तो दा था, फिर द लैटिन लैंग्वेज, लेकिन वो अलग है, वो तो एक ऑब्जेक्ट की तरफ है, प्रेडिकेट में, उसे छोड़ो आप। तो आंसर क्या लगा देंगे, लैटिन इज, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये भाषा है तो द नहीं आएगा। ऊपर आते हैं, ब्लैंक वेरी फेमस फॉर देयर लाइफ स्टाइल, अपने सोच समझ के, अपने लाइफ स्टाइल के लिए फेमस हैं, अपने लाइफ स्टाइल के लिए फेमस हैं, जिंदगी जीने के तरीके को लेकर के प्रसिद्ध हैं। अब आप बताओ ये भाषा होगी, लोग होंगे, रसिया के लोग, और जब लोग है तो ये ठीक था, ये ठीक था, लेकिन ये गलत है। और जब लोग हैं तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। और जब लोग हैं तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आंसर है तीसरा। और इसमें ये भी गलत था और दा भी नहीं था यहाँ पे, तो ये भी गलत, आंसर हो गया तीसरा, वही वाला द प्लस भाषा, ये लोग बन गए। तो रूस के लोग, रसियन, आर लगाना, एस मत लगाना, रूस के लोग बहुत फेमस हैं अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को लेकर के, आंसर लगा देंगे तीसरा। अब ऊपर आओ, ये बहुत बेहतरीन शब्द है बच्चों, ये स्पीक है फर्स्ट फॉर्म। क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव, ये जवाब देना पड़ेगा आपको, वरना मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सी इंग्लिश को भाषा बनाना, कौन सी इंग्लिश को अंग्रेज़ बनाना, क्योंकि ये दोनों सेम हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बड़ा आसान सा तरीका है अगर आप समझना चाहो। देखो बच्चों, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो या अगर पैसिव वॉइस हो, तो पहले पैसिव पकड़ो आप। सुनो, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन देख लो कभी पास्ट की कोई भाषा मिल जा, वाज वर और थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, या हैज़ बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म, या विल बी, शेल बी थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, चलो ये रोक दो आप। अब ध्यान रखो पैसिव है तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना बच्चों, ये काम नहीं कर पाएगा, बल्कि इसको किया जाएगा, मतलब ये भाषा होगी। क्या होगी ये भाषा, जब पैसिव होगा तो। क्लियर, क्योंकि इसे बोला जाएगा, पैसिव में होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर सेंटेंस एक्टिव में है, मतलब सेंटेंस एक्टिव में कब होगा, बस ये ना हो इज एम आर थर्ड फॉर्म, नॉर्मल हो, डू, डज, कैन या हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म नहीं, इतना तो आपको पता होगा।
और बच्चों जिन्हें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहचान नहीं हो, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं अजीम खान के नाम से, वॉइस क्लासेस 2 पढ़ी होंगी, उसमें काफ़ी हद तक समझ में आएगा एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, पहचान क्या होती है। और इसे नहीं पता तो मज़ा नहीं आएगा। तो सुनो, इसे रटना भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये हमारा वो तरीका कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा वीक हो वो भी सीख जाए, और जो अच्छे हैं पढ़ने में वो तो कर ही देंगे। तो हम सबकी नज़र रखते हैं, इसलिए हम एक चीज़ को बार बार बोलते हैं, नए नए तरीके से बताते हैं और ऐसा समझाते हैं कि बच्चा नोट करके पेपर में ज़रूर करके आए। वो चल रहा तो सुनेंगे। पैसिव है तो शुरू में भाषा होगी, और एक्टिव है बोलना है तो समझ जाना ये व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये काम करेंगे। सुनो अब बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि देखो थर्ड फॉर्म, तो बच्चों ये तो होगी भाषा। अंग्रेजी बोली जाती है किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इन्हें अंग्रेज बनाना, तभी तो इनके द्वारा होंगे ना, ये लोग होंगे, तभी तो इनके द्वारा काम होगा, इनके द्वारा। और ये भाषा बनेगी तो द नहीं आएगा, इसमें उल्टा होगा, द इंग्लिश, क्योंकि ये अंग्रेज हैं, इन्हें लोग बना, उल्टा कर दिया। ये एक्टिव है ना, अंग्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। तो यहाँ क्या आएगा? नो आर्टिकल, क्योंकि ये क्या है बच्चों? भाषा। ये भी कह सकते हो आप, इस एक्टिव का ये पैसिव है, या इसका पैसिव है। ये एक दूसरे के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना दिए मैंने, नोट कर लेंगे साहब। अब और कितनी बार मैं इस चीज़ को बताऊं आपको, काफ़ी देर हो चुकी है। एंजॉय करो आप, 1 घंटे से क्लास ऊपर चली गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप इसे नहीं छोड़ने वाले हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसमें सूचना दे रहा हूँ कि मैं एक क्लास मंडे यानी कि 2 अगस्त से नया बैच जो 7:30 से 9 है, जिसमें 0 लेवल से सब कुछ सिखाया जाएगा, वो शुरू हो रहा है। और 2 तारीख 3 तारीख में 2 डेमो क्लासेस रहेंगी, और इसके बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास का तरीका ये रहता है कि पहली क्लास और दूसरी क्लास बुनियादी क्लासेस होती हैं, इसके बाद फिर एडमिशन नहीं लेता। लूँगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए लेना ही मत एडमिशन। और इस बैच के बाद फिर 6 या 8 महीने बाद नया बैच शुरू होगा, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ोन आते हैं फिर बाद में कि सर मेरा एडमिशन कर लो, या किसी से फ़ोन करवाते हैं। मज़ा नहीं आता है ऐसे एडमिशन में। तो बच्चों आपको लगने लगा होगा अभी तक मैंने पढ़ाया आपको कि मैं कितना ईमानदार हूँ आपके लिए, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एडमिशन मिल गया 2 में 3 में तो ठीक है, उसके बाद एडमिशन मत लेना क्लास के अंदर, क्योंकि सीख नहीं पाओगे आप। तो अगर आप में से कोई 12th किया हुआ है, या आपका भाई या किसी को भेजना है पढ़ने के लिए, कहीं भी पढ़ सकते हैं वो, मेरे पास पढ़ना तो आप 2 अगस्त को भेज सकते हैं 7:30 से 9। और बाकी जो बैचेस हैं हमारे, उनकी जानकारी बाद में देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।